What this second question हमारा है, what displacement from mean position is kinetic energy of harmonic oscillator, half is maximum value। इसमें आपको साफ पता चल रहा है कि आपने क्या करनी निकालनी है। उसमें क्या आपको पूछा क्या गया है कि किस पोजीशन से, किस मीन पोजीशन से उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ होगी, हाफ हो मैक्सिमम वैल्यू। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी तो आपके पास क्या आ गया यू की, वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, हाफ मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मतलब एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू, तो हमारे पास ऐसे रिलेशनशिप आना चाहिए। तो ये आपके पास ये रिलेशनशिप कब आप किस आर्टिकल में होगा या फिर किस आर्टिकल में आता है आपके पास, मैकेनिकल ऑसिलेटर की। जब आप मैकेनिकल ऑसिलेटर के डिराइव करते हो तब आपके पास ये रिलेशन आता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इस मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम वैल्यू। तो देन आप अपना मैकेनिकल ऑसिलेटर देखो। मैकेनिकल ऑसिलेटर में यही था कि आपके पास एक रिजिड स्पोर्ट होता है, ये आपके पास एक्चुअल मास था एम। इस स्पोर्ट को इस मास से कनेक्ट किया गया था बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग है तो वो अगर आप स्ट्रेच भी करते हो, कंप्रेस भी करोगे, अगर आप स्ट्रेच करोगे देन वो कोई डिस्टेंस एक्स कवर करेगा। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, स्ट्रेच करने से उसकी नई पोजीशन होगी E2 वाली पोजीशन, तो अब आपके पास क्या हो जाएगी, एनर्जी में चेंज आएगा। तो जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपके पास एनर्जी कौन सी हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद अगर आपने स्ट्रेच किया तो किसी टाइम के बाद वो अपनी पोजीशन पे वापस भी आता है। तो जब वापस आएगा तो फिर वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। अब पहले आपने स्ट्रेच किया था, अब आप क्या करोगे, कंप्रेस करोगे। कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग अंदर को मूव करेगा। फिर से क्या किया है, मूव ही किया है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। देन अगेन क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। फिर से क्या हो जाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करेगा। कि हमने क्या किया, आपके पास एक रिजिड स्पोर्ट था, उसके साथ एक मास थी बॉडी, उसको स्प्रिंग से अटैच किया। अब आपने क्या किया, अपना स्प्रिंग जब स्ट्रेच करोगे तो बॉडी यहाँ आएगी। स्ट्रेचिंग में क्या होगा, इस पोजीशन पे आपकी जो एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, वो किस में चेंज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। स्ट्रेच करने पे ये हुआ, एट अ टाइम कुछ टाइम के बाद वो अपनी पोजीशन पे फिर से वापस आ जाएगा। अगेन आप क्या करोगे, कंप्रेस करोगे, तो अगेन आपकी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, यही हमने शो करना था कि यहाँ पे चेंज ऑफ एनर्जीज होती हैं। कि उसने क्या किया कि चाहे आप कंप्रेस कर रहे हो, चाहे आप स्ट्रेच कर रहे हो, तो वो डिस्टेंस कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करता है, और उस डिस्टेंस को किससे लिखता है, एक्स से डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करता है। यही आपकी थ्योरी थी कि आपने क्या एक स्पोर्ट लिया, उसको मास से अटैच किया बाय स्प्रिंग, देन आप स्ट्रेच करोगे, वो डिस्टेंस एक्स कवर करेगा, और वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेच करने के दौरान काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज होगी। आफ्टर सम टाइम अगर आप कॉम्प्रेस करोगे देन अगेन आपकी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो वो आपके पास ये डायग्राम ऐसे एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, हम हर आर्टिकल में डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, पहले आपके पास मैकेनिकल ऑसिलेटर की। हमें पता है बाय हुक्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स डिस्टेंस, तो हुक्स लॉ अप्लाई किया। अब उसमें स्प्रिंग यूज़ किया था, अपनी स्प्रिंग यूज़ किया था रिजिड स्पोर्ट और मास को कनेक्ट करने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, उसके स्प्रिंग कांस्टेंट एस से, तो एस इक्वल्स टू माइनस S6। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो मास आपके पास ये है, एक्सेलेरेशन क्या होती है, d2x/dt2। नाउ क्या करोगे, दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करके आप अपनी वैल्यूज़ लिखो। यहाँ से आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। अगेन आप क्या करोगे, S/m को आप दूसरा कांस्टेंट पुट करोगे, ओमेगा नॉट स्क्वायर कांस्टेंट पुट करोगे, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई। ये सेम एज इट इज़ ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई है जो आपने पहले कैलकुलेट की थी फर्स्ट क्वेश्चन में, SHM ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई। ये जो x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा नॉट t, ये भी आपने पहले पिछले आर्टिकल्स में निकाली थी वैल्यूज़, ये वही इक्वेशन आपने यूज़ करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास दो ही एनर्जीज हमने इस आर्टिकल में पढ़ी कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज होती है, पोटेंशियल टू काइनेटिक। अगेन हमने इनकी एनर्जीज कैलकुलेट करनी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। वेलोसिटी हमने पीछे कैलकुलेट की थी, वो वैल्यूज़ लिख देनी है। एक्स की वैल्यू हमें पता थी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, a cos ओमेगा नॉट t dx/dt करेंगे, देन इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी आएगी। सिमिलरली अब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, dup इक्वल्स टू माइनस FDX।
हमारे पास हमने F की वैल्यू पीछे जब आपने लिखा था कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज़ इक्वल्स टू माइनस S6, तो ये वाली वैल्यूज़ आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। सब्स्टिट्यूट करके आपके पास जर्नल इक्वेशन आएगी। यहाँ पर डिफरेंशियल है, लेकिन हमें क्या चाहिए, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैकेनिकल ऑसिलेटर। इसलिए क्या करोगे, दोनों साइड इसको इंटीग्रेट करो, इक्वेशन आ जाती है। नेक्स्ट दोनों एनर्जी हमने कर ली कैलकुलेट। अब टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम में दो ही एनर्जी थी, पोटेंशियल और काइनेटिक, तो टोटल एनर्जी क्या होगा, दोनों का सम अप करके लिख लो। नेक्स्ट है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज किसी चीज़ की एवरेज निकालनी तो ऑब्वियस है, उसको 2 से हम डिवाइड करके लिखते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, कैन फ्रॉम इक्वेशन दिस, आपके पास इक्वेशन जो आपके पास इक्वेशन थी काइनेटिक एनर्जी की, वही आपने इक्वेशन यहाँ लिखी, उसकी एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के लिए हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड निकालोगे, तो टाइम पीरियड के लिए लिखा, और बाय इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेट कर दिया। दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि इसमें क्या टाइम ही वेरी करना था, वेरी करता है हमारे पास ऑसिलेशंस में, तो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम करो आप उसको इंटीग्रेट करोगे, आगे आपके मैथ्स के फॉर्मूले लगेंगे, तो आपके पास पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज़ आएगी। सिमिलरली आपने एवरेज पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है। आप अपनी जो पुरानी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की थी, वही एक्सप्रेशन फिर से यहाँ पे लिखा, देन अगेन उसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे विद, दोनों साइड इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड देन अगेन आप अपनी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे हमारे पास क्या आया कि जो टोटल एनर्जी थी ऑसिलेटर की, वो हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर्स थी, वो ये हमने पीछे कैलकुलेट की थी कि टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इज इक्वल्स टू हाफ ma² ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास एवरेज एनर्जी क्या आ रही है, हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी, जहाँ उसने लिखा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज़ हाफ ऑफ इस मैक्सिमम वैल्यू की। काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, हाफ आ रही है मैक्सिमम वैल्यू की, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका हाफ है। तो यही चीज़ हमने प्रूव कर दी। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, कंपेयर मैकेनिकल ऑसिलेटर वर्सेस इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। ये पहले आप क्या करोगे, कंपेयर करो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, क्योंकि ये 7 मार्क्स क्वेश्चन है। 2 मार्क्स क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स आपको मिलेंगे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को कंपेयर करने के लिए। 5 मार्क्स रिमेनिंग होंगे जो आपने इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के एनर्जी के एक्सप्रेशंस लिखने हैं। पहले आप कंपेयर करो मैकेनिकल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर क्या होते हैं। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, मैकेनिकल में क्या होता है, जो इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल की पोटेंशियल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल की मैग्नेटिक एनर्जी दूसरी की काइनेटिक होगी। यहाँ पे जो इसका स्प्रिंग, यहाँ पे जो कैपेसिटर होता है वो वहाँ पे किसका काम करता है, स्प्रिंग का काम करता है। यहाँ पे जो मास होगा, यहाँ पे जो इंडक्टर होगा वो वहाँ पे काम करता है मास का। ये दोनों ऑपोजिट लिखेगी थी, इसलिए करेक्ट कर लेना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल में पोटेंशियल होगी, जो यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी होगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। जो यहाँ पे कैपेसिटर जो चार्जिंग का काम करता है, यहाँ पे वो वाला काम स्प्रिंग करता है स्ट्रेचिंग में और कंप्रेशन में। यहाँ पे जो इंडक्टर है वहाँ पे वो क्या काम करता है, मास जो हमने अटैच किया था। ये था उसका डिफरेंशियल। वैसे तो उसे अच्छे से एक्सप्लेन करो पॉइंट्स में, 4 ही पॉइंट्स बनते हैं, हमने एक्सप्लेन भी पॉइंट्स में ही करना है। अगर इन केस कभी एग्ज़ाम में भूल भी जाए तो सीधे ये 4 लिख के आए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर क्या होता है। यही था हमारा क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की एनर्जीज़ कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में जो एनर्जीज़ आ रही थी कैपेसिटर इंडक्टर्स की वजह से, वो आपने इसमें कैलकुलेट करनी है। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, इसको हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या है, कैपेसिटर इज़ कम्प्लीटली डिस्चार्ज। पहले क्या होगा कि आपके पास एक अपर प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाले प्लेट में नेगेटिव चार्ज है। ये जो चार्जेस प्लेट पे एज इट इज़ है, जब आप सप्लाई प्रोवाइड करोगे तो कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज होना शुरू हो जाएगा। चार्ज हो गया, उस पर चार्जेस आ गए प्लेट्स पे। आफ्टर सम टाइम वो क्या होना, प्लेट्स क्या होगी, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगी। इनका चार्ज क्या होएगा, अब डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है अराउंड द इंडक्टेंस कॉइल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपके पास EMF जो भी है वो सेटअप होना शुरू करेगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इस सेटअप की वजह से क्या होगा कि इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। कि आपके पास क्या होगी, डायरेक्शन जो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी फर्स्ट वाली में चार्ज की डायरेक्शन थी वो क्या हो जाएगी, अब ऑपोजिट हो जाएंगी। देन अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन आपके पास ड्रॉ की
की हुई हैं, ये दिखाया गया कि फर्स्ट क्या है, थर्ड के ऑपोजिट है। अगेन ईएमएफ क्या होगा कि चार्ज क्या होगी, वो कैपेसिटर चार्ज करेगा, लेकिन आप क्या करेगा, फिर से डिस्चार्ज करेगा, सॉरी फिर से किस में करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्चार्ज होते दौरान देन वो अगेन अपनी फर्स्ट पोजीशन में आएगी। जो फर्स्ट पोजीशन है, पहले उसने क्या किया, कैपेसिटर हमारे पास चार्ज था, जब आपने सप्लाई प्रोवाइड की वो डिस्चार्ज हो गया, चार्जेस हट गए वहाँ से और ईएमएफ सेटअप हो गया। ईएमएफ सेटअप हो गया। ईएमएफ सेटअप होने के बाद क्या होता है कि जो चार्ज प्लेट्स क्या होंगे, फिर से चार्ज होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन किस में होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होंगी, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन आ गई। अगेन आफ्टर सम टाइम वो फिर से वो डिस्चार्ज होगी, डिस्चार्ज होने के बाद फिर से चार्ज होगी, यही साइकिल आपका दोहराता है। इसमें हमने क्या करनी है, उसकी एनर्जीज कैलकुलेट करनी। एनर्जीज पहले आप कैलकुलेट करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की। अब यहाँ पे एक इंडक्टर्स लगा है, एक कैपेसिटर लगा है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, उसका ईएमएफ जनरेट करना है अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ। फर्स्ट हमें पता है कि अक्रॉस टर्म अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ हमें क्या बोलता है कि आपका फेराडेज लॉ है, जिसमें आई क्या है आपके पास करंट है, और हमें पता है करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। तो आपके पास ये आ गया ईएमएफ। अब ये वाला आपके पास जो ईएमएफ आया क्रॉस था इंडक्टेंस से, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ हमने क्या किया, इंडक्टेंस का ईएमएफ और कैपेसिटर का ईएमएफ दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करके आपके पास एक ये इक्वेशन आई है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। कि हमने इस इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स थी, एक इंडक्टेंस वाला, एक कैपेसिटर वाला। दोनों के अक्रॉस आपने ईएमएफ जनरेट हो रहा था, दोनों के अक्रॉस अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ हमने उसका ईएमएफ लिखा कि इंडक्टेंस के अक्रॉस ईएमएफ कितना था और कैपेसिटर के अक्रॉस ईएमएफ कितना था, और दोनों को क्या करोगे, इक्वेट करोगे। इक्वेट करके आपके पास प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, वो आपके पास वैल्यूज़ है। नेक्स्ट है आगे एनर्जीज कैलकुलेट करनी है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। पहले आप एनर्जी निकालोगे कैपेसिटर, एनर्जी निकालोगे इंडक्टर, देन टोटल निकालोगे दोनों को ऐड करके, क्योंकि दो ही कंपोनेंट थे एज यूजुअल हम पढ़ रहे थे जिनका हमने ईएमएफ निकाला था, कैपेसिटर का और इंडक्टर का। तो इसके अकॉर्डिंग एनर्जी भी हमारे पास दोनों ही कंपोनेंट्स के अक्रॉस होगी, कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस। अकॉर्डिंग टू कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी तुम्हारे पास क्या आती है, ये वाली वैल्यूज़ आएंगी। देन आप दोनों को इस दोनों साइड इंटीग्रेट करो, आपके पास कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी आ गई। देन अक्रॉस इंडक्टर्स के अक्रॉस आपके पास ईएमएफ जो आया था वो यही वाली वैल्यूज़ थी, उसके अक्रॉस ईएमएफ, देन उसके अक्रॉस आपने इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी निकालनी थी, देन एनर्जी भी आ गई। अब टोटल एनर्जी है, तो जो आपने पीछे दोनों एनर्जीज कैलकुलेट की थी उन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करके आप अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। ये एज इट इज़ वैल्यू है हम, क्योंकि हमने पीछे लिखा था, आपने जब एसएचएम किया था, एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, x को आप कंपेयर करते हो q से, चार्ज से, जो डिस्टेंस है, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस वेरी करता था, यहाँ पे हमारे पास चार्ज वेरी कर रहे हैं, तो वो एज इट इज़ हो गया x की जगह पे q इक्वल्स टू q नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी। और यहाँ पे इसकी वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ आई यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और उनकी वैल्यूज़ निकालो, ये आपके आ जाएगी टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका इंस्टेनियस डिस्प्लेसमेंट। कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन होगी किसी भी पार्टिकल की एसएचएम में, कि द इंस्टेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट है किसी पार्टिकल की और उसमें एग्जीक्यूटिंग मतलब मोशन कौन सा चल रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट किससे लिखी गई है, y इज़ इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5। कि अगर आपके पास कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, कोई पेंडुलम है या फिर कुछ भी है, वो एक ऑसिलेट कर रहा है, मोशन दे रहा है, तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज़ आई हैं आपके पास, ये गिवन है। उसने बोला इफ़ डिस्प्लेसमेंट एट ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो, कि जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का जब टाइम आपके पास ज़ीरो होगा, कि उसकी इनिशियल पोजीशन पे वो उसने किससे लिखा है, वाई नॉट से, एंड उसकी वेलोसिटी वो किससे लिखेगा, वी नॉट से। तो आपने क्या करना है, आपकी ए की और फाई की वैल्यूज़ सॉल्व करनी है, उसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। कि आपके पास कोई पेंडुलम है, वो कोई मोशन जनरेट कर रहा है, मोशन जनरेट कर रहा है तो उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट भी होगी, डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है। उसने बोला कि आपने क्या करना है, ए और फाई की वैल्यूज़ निकालनी है। कब निकालनी है, जब आपके पास टाइम ज़ीरो होगा।
नेक्स्ट है, ये चीज़ हमें गिवन थी, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाई एट टाइम इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि ये टाइम पीरियड हमें गिवन है, ये आपके पास इक्वेशन गिवन थी। जब टाइम ज़ीरो होगा तो इस वैल्यू में ज़ीरो पुट करोगे तो आपके पास ओमेगा नॉट क्रॉस ज़ीरो प्लस फाई, तो आपके पास ए साइन फाई आएगा। उसने बोला क्या है निकालने के लिए, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। वाई नॉट वाली वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट कर ली यहाँ पे। अब आप क्या कैलकुलेट करोगे, वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे एट टाइम टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो टी ज़ीरो कैलकुलेट करने से पहले आपने वाई की हेल्प से क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, डी वाई अपॉन डी टी। तो आपने यहाँ पे निकाली वेलोसिटी इज़ इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी टी। तो जो भी आपके पास डिफरेंशियल थी वो चीज़ आपने लिख दी। यहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट थी गिवन, तो वहाँ से आपने डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकाली। यहाँ पे टाइम आप ज़ीरो पुट कर दो तो आपके पास इक्वेशन आएगी, आपकी आई वेलोसिटी। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड आपके पास फिर से इक्वेशन लिखी जाएगी। यहाँ से सेकेंड से आपने निकाला साइन फाई इज इक्वल्स टू वाई अपॉन ई, यहाँ से कॉस फाई इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन ए ओमेगा नॉट। दोनों को डिवाइड कर दिया, टैन फाई आ गया। टैन फाई के बाद उसकी वैल्यूज़ आ गई। हमें निकालना क्या था, फाई निकालना है और ए निकालना है। तो यहाँ से आप क्या करो, फाई ले लो, टैन वहाँ जाके इन्वर्स में हो जाएगा, तो आपके पास फाई की वैल्यू आ गई। अब हमने निकालना है ए, जो पीछे आपके पास साइन फाई और कॉस फाई की वैल्यूज़ आई थी, दोनों में क्या है तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में ए आ रहा है। तो आप क्या करो, दोनों को क्या करो, स्क्वेयरिंग करो और ऐड करो, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वेयर फाई प्लस कॉस स्क्वेयर फाई इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो उन दोनों की वैल्यूज़ पुट करो, यहाँ से आप अपना पोर्शन सॉल्व करो और ए की वैल्यूज़ आएंगी। ये था तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट।